फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में रेड ब्लड सेल्स के बारे में। हम जानेंगे कि रेड ब्लड सेल्स होती क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, और इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, फेट क्या है रेड ब्लड सेल्स का, इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है। इसी के अंदर हम बात भी करने वाले हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीसी क्या है। आरबीसी क्या है? आरबीसी एक फॉर्म एलिमेंट है ब्लड का, ठीक है, एलिमेंट है ये ब्लड का, जो सर्कुलेट होता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। अब आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रो और साइट। अब हमको पता है इरिथ्रो का मतलब है रेड और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मतलब होता है रेड यानी कि कलर में रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। तो हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और आरबीसी जो देखने में होती है उसका कलर कैसा रहता है? रेड कलर, रेड कलर होता है आरबीसीज का। वो क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सपोज ये आरबीसी है एक, और इसके अंदर ये पूरी हमें रेड दिखाई देती है। जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं रेड ब्लड सेल का तो ये रेड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसके अंदर ये, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि रेड ब्लड सेल जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि जो बॉडी की दूसरी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उसी तरह ये भी एक प्रकार की सेल है हमारे ब्लड में। लेकिन जो आरबीसी है हमारी बॉडी में, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम नॉर्मल एक दूसरी सेल की बात करें, सपोज ये कोई सेल है, तो इसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके पेरीफेरी में सेल की पेरीफेरी में उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। वैसे ही रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसलिए आरबीसीज क्या है? नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड में, और उसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब ये रेड कलर इसलिए होता है कि इसके अंदर एक पिगमेंट रहता है। क्या रहता है? पिगमेंट, पिगमेंट। इस पिगमेंट का नाम रहता है हीमोग्लोबिन, एचबी। हीमोग्लोबिन के कारण हमें रेड ब्लड सेल लाल दिखाई देती है, इसीलिए नाम उसका लाल होता है। और ये बॉडी के अंदर जितनी भी जो सेल्स है, जैसे कि प्लेटिलेट्स, डब्ल्यूबीसी जो है, इनकी अपेक्षा में आरबीसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, इसकी क्वांटिटी, इसकी आरबीसी की, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब हम बात करें अगर नॉर्मल वैल्यू की आरबीसीज की, तो नॉर्मल एडल्ट मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसीज होती है, और फीमेल्स में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसीज होती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी अगर हम आरबीसीज की देखते हैं, यानी कि इसका मॉर्फोलॉजी में देखेंगे हम कि शेप क्या होता है, साइज क्या होता है ना, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कि इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जो आरबीसी होती है वो
नॉर्मली जो आरबीसीज हैं वो डिस्क शेप की है। नॉर्मल आरबीसी जो है वो डिस्क शेप की है और बाई कॉनकेव है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव है, डिस्क शेप है और डंबल शेप है, डंबल शेप। डंबल शेप क्यों बोले हैं? क्योंकि जो डंबल होता है उसी के आकार की ये आरबीसी होती है। अगर क्रॉस सेक्शन में मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको आरबीसी का, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इस टाइप से। क्या होती है? पेरीफेरी में थिक होती है और सेंटर में थिन होती है। यानी कि बाहरी सतह जो है आरबीसी की वो मोटी है और जो बीच की सतह है वो पतली है। वो इसकी प्रॉपर्टी इसलिए भी है, ये शेप भी इसलिए है कि जब नॉर्मली जब कैपिलरी में ये सर्कुलेट होती है आरबीसी, नॉर्मल कैपिलरी में जब ये सर्कुलेट होती है तो जब ये मूव करती है आगे पीछे तो आसानी से अपने शेप को ये क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है ना, या स्क्वीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी भी रहती है कुछ मात्रा में, जिससे ये वेरी इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज्ड ये पास हो जाती है कैपिलरीज से माइनर। तो नॉर्मल आरबीसी का शेप क्या है? डिस्क शेप की है, बाई कॉनकेव शेप की है या फिर डंबल शेप की है ना। ये नॉर्मल इसकी हम शेप की बात किए हैं। ठीक है, और बाई कॉनकेव क्यों है ये? क्योंकि ये कैपिलरी से इजीली पास हो जाती है इसीलिए। अगर देखें इसका हम नॉर्मल डायामीटर, तो डायामीटर नॉर्मल कितना है इसका? 7 नॉर्मल डायमीटर आरबीसी का 7.2 माइक्रोन होता है, 7.2 माइक्रोन डायमीटर। अब नॉर्मल हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो क्या होता है कि जो एक नॉर्मल जो सेल बनी है, सपोज ये कोई बॉडी की दूसरी सेल है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, सेल मेम्ब्रेन है और सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में भी क्या क्या पढ़े होंगे आप लोग? पढ़े होंगे कि गोल्गी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम होता है, कुछ राइबोसोम होते हैं, कुछ मिजोसोम होते हैं, सपोज राइबोसोम, मिजोसोम और साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बोले तो कि एक सेल को आपस में जो इसके ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए रहते हैं सेल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया है, सब न्यूक्लियस है, सबके साथ में, है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं ये न्यूक्लियस है ये, और ये यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज। तो ये सबको आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है? साइटोस्केलेटन। लेकिन अभी हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का साइटोस्केलेटन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड।
न्यूक्लियस नहीं रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है एक एक्टिन, सेकंड होता है स्पेक्ट्रिन, एक एक्टिन होता है, एक एक्सपेक्ट्रिन होता है, ठीक है। और कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं। सपोज ये आरबीसी है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एक, उसको हम बोलते हैं एन कायरिन, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का साइटोस्केलेटन होता है जिससे आरबीसी बनी हुई होती है, जिसके अंदर एक एक्टिन होता है, एक स्पेक्ट्रिन होता है और एक एनकाइरिन होता है। अगर एनकाइरिन की डेफिशिएंसी होती है, जो ये एनकाइरिन जो प्रोटीन है इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर एक एनीमिया डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्पेटोसाइटोसिस हम उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल हमने ये इसका क्या देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिया आरबीसी का, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक बात और कर लेते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, या पीसीवी क्या होता है। पीसीवी क्या है कि एक प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, होता है। क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी एक्सप्रेस करती हैं, एक्सप्रेस करती कि क्या, कि उसका परसेंटेज कितना है, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी का परसेंटेज कितना है, उसी को हम हिमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, ठीक है। कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसके अंदर प्रोपोर्शन है जो ब्लड का, उसके अंदर भी आरबीसी का परसेंटेज कितना है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रिट वैल्यू कहते हैं या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। proportion of blood occupied by RBCs expressed in percentage, it is also called a hematocrit value, ठीक है। अब लाइफ स्पेन देखते हैं हम, ठीक है। सब नॉर्मली हमको सबको पता है कि नॉर्मल लाइफ स्पेन कितना रहता है आरबीसी का, 120 डेज। नॉर्मल लाइफ स्पेन आरबीसी का कितना रहता है, 120 डेज, ठीक है। और जब ये लाइफ स्पेन इसका ख़त्म हो जाता है, मतलब सेनाइल हो जाती है, जब सेनाइल का मतलब होता है बूढ़ा। जब आरबीसी सेनाइल हो जाती है तो वो हमारे ब्लड में डिस्ट्रॉयड हो जाती है। कहाँ पर होती है? रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में, ठीक है। रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में सेनाइल आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हम बात करने वाले हैं फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फेट ऑफ आरबीसी, ठीक है।
फैक्ट बात करने वाले हैं इसकी हम, कि क्या होता है कि कोई आरबीसी है, वो जब सेनाइल हो गई, अगर ये नॉर्मल आरबीसी है और ये एडल्ट आरबीसी है और ये सेनाइल आरबीसी है, यानी कि एक एडल्ट आरबीसी है और एक बूढ़ी वाली आरबीसी है। तो क्या होता है, जब ये बूढ़ी, इसका जो लाइफ स्पैन है ये 120 डेज का कंप्लीट कर लेती है, तब ये डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय होती है किसमें, हमने पढ़े थे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का मेजर जो ऑर्गन है वो होता है स्प्लीन। ये है स्प्लीन। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब अपना लाइफ स्पेन जब आरबीसी ख़त्म करती है 120 डेज़ का, उसके बाद वो सर्कुलेटिंग ब्लड के थ्रू स्प्लीन के अंदर में पहुंचती है डिग्रेड होने के लिए, यानी कि उसका फर्दर फेट होने के लिए कि आगे क्या होगा उसका। तो जब एक स्प्लीन के अंदर आरबीसी पहुंचती है तो इसकी जो कैपिलरी है, ये सपोज कैपिलरी है, कैपिलरी, तो इस कैपिलरी के अंदर जो सेनाइल आरबीसी है, सेनाइल आरबीसी क्या होगी, इसकी जो सेल वॉल होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि बहुत वीक हो जाती है। तो ये आसानी से क्या होती है, इसकी जो कैपिलरी है ये वाली, इसके अंदर पहुंच नहीं पाती, पहुंचती भी है तो इसकी सेल वॉल कमज़ोर होने के कारण ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होगी तो क्या होगा, उसका कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल आरबीसी के अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, एक हीम और प्लस ग्लोबिन। जब हीम को हम आयरन बोलते हैं, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, एक हमारा, हमने प्रीवियस चैप्टर में बात किए थे कि एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड हम किसको कहते हैं, स्प्लीन को, स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम, ग्रेव यार्ड, यानी कि कब्र, क्योंकि जितनी भी बूढ़ी आरबीसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका तो डिस्ट्रॉय होना ही है। तो वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो मेजर और जो ऑर्गन है हमारा स्प्लीन, उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय होती है, इसीलिए हम स्प्लीन को उसको क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, और यहीं पे कुछ है ना, लीवर से मैक्रोफेजेस भी रिलीज होते हैं, या फिर सर्कुलेटिंग ब्लड में जब मैक्रोफेजेस रहते हैं वो इस टूटे हुए हीमोग्लोबिन को भी फेगोसाइट कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं अपने आप में। ठीक है, और मोस्टली लीवर से भी कफर जो सेल होती है, लीवर की कुफर सेल जो होती है, वहाँ से ये मैक्रोफेज निकलते हैं और इसको निगल लेते हैं या फेगोसाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है, एचबी, ये इसका फेट कैसे होता है। जैसे एचबी के अंदर हमने पढ़ा है एक हीम होता है और एक होता है ग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीम यानी कि आयरन, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। ग्लोबिन तो हमें पता है एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तब ये जो आयरन है और ये जो ग्लोबिन है, अब जब ग्लोबिन है ये बॉडी क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। अब बचा आयरन जो है, वो आयरन जो है आगे अगेन कन्वर्टेड हो जाता है एपोफेरिटीन में, मतलब एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएगा ये, इनएक्टिव फॉर्म, और ये जाकर लीवर में स्टोर हो जाएगा एपोफेरिटीन फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। और जो ग्लोबिन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। और कुछ इसके अंदर पोरफायरिन भी निकलता है, हीमोग्लोबिन से पोरफायरिन भी निकलता है, पोरफायरिन। ये पोरफायरिन आगे जाके बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये बिलीरुबिन है ये एक्सक्रीट हो जाता है किडनीज के द्वारा यूरिन में, और कुछ स्टर को बिलिनोजन के रूप में देख पा रहे हैं, स्टूल में पास आउट हो जाता है, स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जैसे कि हीम है ना, ग्लोबिन और पोरफायरिन। अब जो हीम है वो एपोफेरिटीन में कन्वर्ट हो गया है, और एपोफेरिटीन से इनएक्टिव फेरिटीन फॉर्म में हीम चले गया है बॉडी में और स्टोर हो गया रीयूज्ड के लिए। और जो बचा ग्लोबिन है वो ग्लोबिन भी बॉडी ने यूज़ कर लिया क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन है। अब बचा जो पोरफायरिन है, पोरफायरिन भी बिलीरुबिन में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट आउट हो गया है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि स्टर को बिलिनोजन में कन्वर्ट होके बिलीरुबिन बाहर हो जाता है स्टूल के द्वारा।